ब्लड का टॉपिक लिया था, जिसमें से हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। पहले वीडियो में हमने ब्लड देखा था, जिसमें हमने प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स देखा था। दूसरे वाले वीडियो में हमने ब्लड क्लॉटिंग देखी थी, जिसमें हमने क्लॉटिंग फैक्टर्स देखे थे। और तीसरा पुराना वाला जो हमारा वीडियो था इससे पहले वाला, उसमें हमने ब्लड ग्रुप्स देखे थे कि जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उसमें हमने एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि जो हमारा ब्लड का 55 और 60% जो भाग होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, उसी प्लाज्मा में हमारे एंटीबॉडी हमको मिलते हैं। और जो हमारा बाकी का जो बचा हुआ ब्लड का पार्ट होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है, उसी आरबीसी के सरफेस पे हमको एंटीजन देखने को मिलता है। तो उसके बाद फिर हमने बात की थी कि एंटीबॉडी और एंटीजन के एब्सेंस और प्रेजेंस से ही ब्लड ग्रुप जो है वो बनते हैं, यानी निर्धारित होते हैं। तो चलिए हम उसी पे आज आगे अपने वीडियो कंटिन्यू करते हैं और आगे हम ग्रुप सारे देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको ये कल बताया था कि एंटीजन जो होता है हमारा, उसको हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और जो हमारा एंटीबॉडी होता है उसे हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसकी जो खोज की थी ये वीनर लैंडस्टीनर ने की थी 1900 में इसकी खोज की थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कैपिटल से हम एंटीजन को दिखाते हैं और स्मॉल लेटर से हम एंटीबॉडी को दिखाते हैं। तो ये भी हमने कल बात की थी कि ये चीज़ आपको देख के अंदाज़ा लग जाएगा कि जो जैसे ये ए एंटीजन है तो इसके साथ बी एंटीबॉडी है। क्यों है? तो ये इसके शेप से आप जब ब्लड में जो एंटीजन जो हमारे आरबीसी के सरफेस पे दिखता है तो हम एंटीजन से ही अपने ब्लड ग्रुप का जो है वो निर्धारण करते हैं कि ए है या बी है या ओ है, ऐसे ही करते हैं। तो जब हमको ऐसी आकृति देखने को मिलती है, मतलब जिसमें त्रिभुज निकला रहता है यानी ट्रायंगल बना होता है, तो ये ए एंटीजन होता है। और ए एंटीजन के साथ में कौन सा एंटीबॉडी होगा? तो ये बी एंटीबॉडी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो शेप है ये त्रिभुज है, लेकिन जो एंटीबॉडी होगा ये आपके कर्व शेप में होगा। किस शेप में होगा? तो ये कर्व रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो शेप है ये मतलब ईजिली इसमें जो है वो मिल सके, मतलब ब्लड का जो फ्लो है वो बना रहे। अगर इसका ये अपोजिट साइड या इसमें भी त्रिभुज निकल जाएगा तो ये इसमें आकर के फंस जाएगा और ब्लड जो है वो फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि ए एंटीजन के साथ हमेशा बी एंटीबॉडी होता है। इसको क्या ये क्या है? हमारा बी एंटीबॉडी है। और ये हमारा आपको पता ही है कि इसको हम एंटीजन बोलते हैं, तो ये हमारा ए एंटीजन है। तो ये हमारा ए ग्रुप हो गया। अब आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि हमारे ए ग्रुप में एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होती है, क्योंकि आपको इसके शेप से ही पता चल जाएगा कि एंटीबॉडी अगर कर्व है तो उसमें एंटीजन ए होगा। और अगर नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं तो हमें और भी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए, हम अगर ग्रुप बी की बात करें, मतलब बी की बात करते हैं, तो देखिए बी का जो आकृति होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। गोल बाहर में वो कर्व बना होता है। अभी तक बाहर में त्रिभुज बना था यानी ट्रायंगल बना था, अब क्या बना है? कर्व बना है। तो बी कर्व वाला है, तो इसके साथ जो एंटीबॉडी होगी वो ये वाली होगी, इस तरीके के शेप वाली। क्यों होगी? क्योंकि अगर ये कर्व वाली एंटीबॉडी यहाँ पे होती तो ये फिर इसमें जाके फंस जाता, कर्व में जाके फंस जाता और ब्लड फिर से फ्लो होने में प्रॉब्लम होती। इसलिए याद रखिएगा बी एंटीजन बी के साथ क्या होता है? तो एंटीबॉडी ए होती है। ये याद रखिएगा, एंटीबॉडी है ये और ये क्या है? तो ये हमारा एंटीजन है। मैं लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो बी एंटीजन है और यहाँ पे क्या है? हमारा ए एंटीबॉडी है। उसके बाद तीसरी अगर हम बात करते हैं ए बी ग्रुप की, ब्लड ग्रुप ए और बी की हम बात करें तो ए बी जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, मतलब ए बी जो होता है, इसके बाहरी सतह पर हमको ए एंटीजन भी मिलता है देखने को, जिसको एंटीजन और बी एंटीजन दोनों होता है। ए एंटीजन आपको पता है जो त्रिभुज के आकार का होता है उसे हम ए एंटीजन बोलते हैं, और जो कर्व शेप का होता है उसे हम बी बोलते हैं, एंटीजन बी बोलते हैं। तो आपको साफ दिख रहा होगा कि इस पे बी वाला भी अवेलेबल है और ए वाला भी अवेलेबल है। लेकिन अगर हम इसमें एंटीबॉडी की बात करें तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, ना ए एंटीबॉडी और ना बी एंटीबॉडी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ए बी ग्रुप में एंटीजन ए और बी दोनों होता है, लेकिन एंटीबॉडी एक भी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? तो एंटीबॉडी एक भी नहीं होती है। चलिए लास्ट अगर हम बात करें ओ ग्रुप की, तो ओ ग्रुप में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो सर्कल होता है इसके ही ऊपर, कोई ये जो सर्कल है इसके ही ऊपर अगर ये वाली आकृति मिलती है
तो हम कहते हैं ए एंटीजन, यही बोलते हैं ना। लेकिन अगर इसी सर्कल के ऊपर हमको ये कर्व मिलने लगता है देखने को, तो हम बोलते हैं कि बी एंटीजन, यही बोलते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखिए तो इसके आगे ऊपर, इसके बाद, मतलब इस सर्कल के बाहर आपको ना तो ए दिखेगा ना बी दिखेगा, तो इसका मतलब कि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। लेकिन अगर हम एंटीबॉडी की बात करें तो देखिए आप, इसमें ए और बी दोनों ही एंटीबॉडी मिल रही हैं आपको देखने को। ए एंटीबॉडी भी और बी एंटीबॉडी भी आपको देखने को मिल रही है। एंटीजन इसमें एक भी नहीं मिल रहा है। ए बी ग्रुप में हमने देखा एंटीजन दोनों था लेकिन एंटीबॉडी नहीं थी। तो इससे आपको ये तो पता चल गया कि एंटीबॉडी और एंटीजन से हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो कैसे पता चलता है। अब आप लोग अपना ब्लड ग्रुप निकाल करके, आपको अपना ब्लड ग्रुप तो पता होगा, अपने ब्लड ग्रुप की आप लोग आकृति बना सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप जो है वो कैसा होगा और उसका एंटीबॉडी कैसा होगा, ये तो आप लोग कर सकते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा एंटीजन और एंटीबॉडी की बात। अब इसमें एक आता है RH फैक्टर। अगर हम RH फैक्टर की बात करें तो RH फैक्टर जो होता है वो, उसका RH फैक्टर का नाम पड़ा रेसेस मंकी के, मतलब ये सबसे पहले एक रेसेस मंकी जो बंदर थे, रेसेस बंदर थे, उनके ऊपर इसका जो परीक्षण किया गया था और उसी से इसका नाम पड़ा RH फैक्टर, जिसे हम कहते हैं। RH का फुल फॉर्म होता है रेसेस, ठीक है। तो अब हमें RH फैक्टर के बारे में पढ़ना है। उसके पहले हम फैक्टर का क्या फुल फॉर्म होता है, तो रेसेस फैक्टर। रेसेस फैक्टर, क्यों हम इसको रेसेस फैक्टर बोलते हैं? क्योंकि रेसेस मंकी के ऊपर सबसे पहले इसका परीक्षण हुआ था। किसके ऊपर? तो रेसेस मंकी के ऊपर। किसने किया था? तो अगर हम बात करें किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ये परीक्षण किया था किसके ऊपर? रेसेस मंकी के ऊपर, जिसे हम कहते हैं RH फैक्टर। अब ये RH फैक्टर क्या है देखिए। सबसे हमने क्या पढ़ा था कि हमारे RBC के सरफेस पे, मतलब ऊपरी जो सतह होती है, इस पे, ये जो ऊपरी जो सतह होती है इस पे ही हमको मिलता है, क्या मिलता है? तो एंटीजन। हम इसी से निकालते थे कि इस पे एंटीजन होता है, ये हम सबको पता था कि इस पे एंटीजन मिलता है हमको। क्या मिलता है? एंटीजन। अब RH फैक्टर वो होता है जो हमारे ब्लड ग्रुप में निगेटिव और पॉजिटिव को बताता है। मतलब कार्ल लैंडस्टीनर जी ने देखा, रेसेस बंदरों पे देखा, उन पे इसका जब परीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि बंदरों का जो ब्लड था, जो बंदरों का जो रक्त था, उसमें, उनके ब्लड में, मतलब रेड ब्लड सेल के अंदर, उसके सरफेस पे एंटीजन के अलावा एक दूसरी भी आकृति उनको देखने को मिल रही थी। क्या मिल रही थी? दूसरी भी आकृति उनको देखने को मिल रही थी, इस तरीके की, जो कि चौकोर आकार की थी, वो उनको देखने को मिली। जब उन्होंने इसका पता लगाया तब ये पता चला कि ये RH फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? तो ये RH फैक्टर होते हैं। अब जिनके में ये फैक्टर नहीं होता है, मतलब जिनके ब्लड ग्रुप्स में ये फैक्टर नहीं होता है, उसको हम कहते हैं RH निगेटिव। क्या बोलते हैं? RH निगेटिव। और जिनके ब्लड ग्रुप में ये होता है उसे हम बोलते हैं RH पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? तो RH पॉजिटिव। तो और इसके साथ साथ आप लोग को ये भी याद रखना है कि जो बायोलॉजिकल टर्म्स होते हैं, जैसे अगर निगेटिव है तो इसका मतलब उसमें वो चीज़ नहीं है, तब हम निगेटिव का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम पॉजिटिव बोलते हैं तो उसमें वो चीज़ है। जैसे हम बोलते थे कोरोना पॉजिटिव, मतलब कोरोना उस इंसान को है, कोरोना नेगेटिव मतलब नहीं है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि RH क्या होता है। तो हमारे रेड ब्लड सेल, ये हमारा RBC है, इसके सरफेस पे हमको एंटीजन भी मिलता है देखने को और RH फैक्टर्स भी मिलते हैं। जिसके में हमको नहीं मिलता है हम उसे बोलते हैं RH निगेटिव, और जिसके में हमको मिलता है हम बोलते हैं RH पॉजिटिव। तो अब आप लोग बहुत अच्छे से ये चीज़ बता सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो O होता है, जो हमारा ब्लड ग्रुप O होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप? जो हमारा ब्लड ग्रुप O होता है, O, इसका ये मैंने आपको बताया था कि ये यूनिवर्सल डोनर होता है। क्या बताया था आपको? यूनिवर्सल डोनर होता है ना, मतलब ये किसी को भी जो रक्त दे सकता है, ये बताया था। तो इसका हम शेप बनाते हैं, इसका हम पहले आकृति बनाते हैं। तो O का क्या बनेगा? तो O का ऐसे ही बनेगा, O बनेगा, और इसके ऊपर में तो कोई भी एंटीजन नहीं होता है, कोई भी एंटीजन नहीं होता है।
कोई भी एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडी दोनों होती है। लेकिन आपको पता है अब इसमें कोई भी एंटीजन भी नहीं होता है और ये निगेटिव होता है, मतलब यूनिवर्सल जो डोनर होगा वो आपका ओ निगेटिव होगा, ओ पॉजिटिव नहीं होगा। जो ओ निगेटिव होता है वो सबको दे सकता है। क्यों? सबसे पहले ओ निगेटिव वालों में आपको एंटीजन नहीं मिलेगा। उसके बाद इसमें आपको RH फैक्टर नहीं मिलेगा। तो जब RH फैक्टर भी नहीं मिलेगा और एंटीजन भी नहीं मिलेगा तो ये किसी को भी आसानी से रक्त दे सकता है, मतलब ब्लड दे सकता है, उसके एंटीबॉडी में आराम से उसमें जा सकता है और ब्लड फ्लो होगा। लेकिन जिसके भी ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर होगा उसके लिए प्रॉब्लम होगी, है ना। तो उसके बाद चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप AB की। किसकी बात करते हैं? तो हम AB की बात करते हैं। तो AB के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि ये यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रिसीवर होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल रिसीवर होता है, ठीक है। अब कैसे बनता है? तो हमारा जो AB है वो ऐसे ही बनता है, उसमें आपको एंटीजन A भी मिलता है जो कि इस शेप का रहता है, आपको पता है त्रिभुज के आकार का, और आपको एंटीजन B भी एंटीजन आपको कर्व शेप का B भी मिलता है ना। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमको RH फैक्टर भी देखने को मिलता है। क्या मिलता है? RH फैक्टर भी देखने को मिलता है। इसमें हमको RH फैक्टर भी मिलता है। इसका मतलब इसमें हमारा RH फैक्टर है, जिसे हम RH पॉजिटिव बोलेंगे, है, प्लस हमारा इसमें एंटीजन है। और कौन कौन सा एंटीजन है? तो हमारा A भी है और हमारा B भी है। तो ये आसानी से किसी को भी ब्लड क्या करता है, किसी से भी ब्लड ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि एक तो इसमें A भी है